हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट वीडियो। अभी तक आई होप तुम लोगों ने 6 चैप्टर्स की वीडियो देख करके नोट्स बनाए होंगे और वन शॉट वीडियो चल रही है, याद रखना। और हर एक वीडियो के बाद जो वन क्वेश्चन की सीरीज आ रही है जिसमें 100 प्लस या 70 प्लस या 80 प्लस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं एक चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे एमसीक्यूज भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा ऐसा कुछ, जो आलसी बच्चे हैं, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सिंपल वे में शॉर्टकट मेथड से समझाया गया है। और नाउ वी विल स्टार्ट टू द चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसे भी हम वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद आएंगे इसके न्यूमेरिकल वीडियो। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लेना और कॉपी पेन निकाल लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्वेश्चन को देखते रहना, मतलब लेक्चर को देखते रहना। यार क्यों हल्के में लेते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो पहली चीज तो यही कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो द करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सिंपल, वो करंट जो टाइम के साथ चेंज होती है अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। 6 चैप्टर पढ़ा था हमने, याद होगा सबको। और जिसे नहीं याद है वो आई बटन पे क्लिक कर लो। और क्या 6 चैप्टर पढ़ा था हमने, सबको याद होगा। और उसमें हमने जब लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो कि एप्लीकेशन था 6 चैप्टर का, उसे बोलते थे क्या, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर से हमें क्या मिल पा रहा था, एसी जनरेटर से हमें मिल रही थी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। कि जब हमने कॉइल को रोटेट किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ड्यू टू द चेंजिंग फ्लक्स द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस, है ना। तो वो अल्टरनेटिंग करंट मिल रही थी। अब इस चैप्टर में हमें उस ही करंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअल में वो अल्टरनेटिंग करंट कैसे, क्या यूज है उसके। हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है, क्या वो डायरेक्टली आ जाती है बिजली घर से या पावर प्लांट से, या अगर नहीं आती तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी हमें। तो इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट की सारी क्वालिटीज ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज यहीं से स्टार्ट होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज है ना। क्या स्टार्ट होती है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होगी, द करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द करंट which changes with respect to time, changes with respect to time। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अभी एक इक्वेशन है ना, जैसे मान लो हमारे पास ये है वो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। देखो अगर मैं यहां बनाऊं इसे, तो ऐसे ये कैसे चलती है, इस तरह से चलती है अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ अगर हम बात करें तो मान लो ये 0 है ना, और यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से, यहाँ चल के और यहाँ इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये जो करंट शो हो रही है, देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ऐसे आगे बढ़ेगी फिर ऐसे जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब करंट लगातार चेंज हो रही है। किसके साथ, टाइम के साथ। ये टाइम है और ये क्या चीज़ है इसका, भैया करंट कह दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, पीक वैल्यू, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट आई नॉट। मतलब मैक्सिमम करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई नॉट से। और ये पीक वैल्यू किस एंगल पे मिलती है, ये पीक वैल्यू मिलती है π/2 एंगल पे। और यहाँ क्या होता है, पाई पे 0 हो जाती है, फिर एंगल आता है हमारे पास 3π/2 और उसके बाद हो जाता है पूरा कंप्लीट सर्किल 2π। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब बात अगर हम करें यहाँ, वैसे 100 ओमेगा से भी डिवाइड कर देंगे ना हम, तो वही बात बन जाती है। तो टाइम आ जाएगा, मतलब π/ω है ना, तो ये टाइम आ जाता है क्योंकि टाइम का एक्सिस है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, दिखाई तो देती नहीं, हमने ग्राफ बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसके कोई इक्वेशन भी होगी, तो इक्वेशन याद करो 6 चैप्टर में जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था उसमें एक इक्वेशन ड्राइव करी थी इंड्यूस ईएमएफ की, और वही ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट को शो करता था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को शो करता था। तो ऐसी जो करंट की इक्वेशन होगी तो क्या कहेंगे, जर्नल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ जर्नल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है I = I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये है सिंपल, देखो यहाँ से साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की। अगर हम यहाँ फाई और कनेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं फेसर एंगल फाई। ठीक है, तो ये जो जनरल इक्वेशन है किसे शो करती है, अल्टरनेटिंग करंट को। देखो साइन थीटा आया है यहाँ, साइन का मतलब है ये साइन का ग्राफ है,
इस साइन का मतलब ग्राफ साइन का है, तो जिसमें साइन आता है मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। अब कॉस में भी आ जाता है जरा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो ये भी अल्टरनेटिव करंट को शो करती है, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये भी अल्टरनेटिव करंट ही होगी। देखो इस तरह से अगर हम यहाँ एक ग्राफ और ड्रॉ करें इस तरह का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस का ग्राफ, यहाँ कनेक्ट हुआ और यहाँ से जा करके यहाँ रुक जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, कॉस थीटा का ग्राफ। ये 0 हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा भाई 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है पाई बाई 2, और ये क्या हो जाता है 0। तो ठीक है, तो ये भी कॉस थीटा का ग्राफ है जो कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो चेंज तो ये भी हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट ये कही जाएगी। ऐसे अगर हमें ईएमएफ निकालने हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह दो या क्या कह सकते हैं ईएमएफ कह दो, तो वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारी के सारी इक्वेशंस जो है किसे शो कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है भैया। बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें कुछ देखो नए नए टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि ये आई, ये क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, फाइव क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो इन्हें वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। तो बात समझ में अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है भाई। अब इन्हें जरा अच्छे से समझते हैं, सारे टर्म के डेफिनेशन लिख करके हम वैल्यू लिखते हैं इनकी, है ना, क्या क्या होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ जनरल इक्वेशन लिखूँ मैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो देखो वो क्या होगी। यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो वो सिंपली है आई इज इक्वल टू आई नॉट, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ कुछ टर्म आई है ना, तो कौन कौन सी टर्म है ये देखते हैं। तो देखो टर्म क्या होगी, नंबर फर्स्ट वेयर आई क्या है, ये आई है इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सी करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, वो वाली करंट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिले, इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो ये करंट है और ये टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाएगी। आई नॉट क्या होती है, ये आई नॉट होती है मैक्सिमम करंट। कौन सी करंट है, मैक्सिमम करंट, या क्या कह सकते हैं और पीक करंट, इसे पीक करंट भी बोलते हैं, ठीक है भैया। अल्टरनेट वो मैक्सिमम करंट या पीक करंट। बहुत बढ़िया। बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट ओमेगा से करते हैं। चलो टी क्या चीज़ है, टाइम पीरियड, क्या चीज़ है, टाइम पीरियड, ठीक। चलो और फाई क्या चीज़ हुआ, ये हुआ फेस एंगल, कितने फेस पे चलती है ये, फेस एंगल। तो ये कुछ टर्म है। अब बात यह है कि कुछ चीज़ें तो हमारी इसमें समझ में आती है कि इंस्टेंटेनियस करंट, जो करंट है पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैक्सिमम करंट, द पीक वैल्यू एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए साइन वेव इज कॉल्ड, है ना, मैक्सिमम करंट। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, फेस एंगल क्या है, ये समझना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं जिसे हम समझते हैं, कुछ डेफिनेशन से बेसिक, है ना। तो बात करते हैं पहली डेफिनेशन की, जिसे हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं जिसे हम, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। तो पहली का नाम है क्या, पहली का नाम है भैया फ्रीक्वेंसी। क्या है पहली का नाम, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को डिनोट एफ से करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन ले रही है कोई अल्टरनेटिंग करंट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना। द रिवॉल्यूशन टेकन पर सेकंड, द रिवॉल्यूशन या राउंड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऑफ एसी, ठीक है। इसे डिनोट एफ से करते हैं, ठीक। और फॉर्मूला हो जाता है, यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है भैया सेकंड इनवर्स, और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती है हर्ट्स, क्योंकि हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, तो हर्ट्स होता है। और फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की उल्टी होती है ये,
चलो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी तक बात समझ में आती है हमें, है ना, कि एक सेकंड में कितने। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आती है ऐसी तो चलती है, सू सू सांप की तरह चलती है ना, तो ऐसे चलती है। तो मतलब एक सेकंड में कितने टर्न्स ले रही है ये। तो हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट जो 50 हर्ट्ज की होती है, मतलब एक सेकंड में 50 मतलब 50 बार ऊपर 25 बार ऊपर 25 बार नीचे, तो 50 टर्न्स हो जाते हैं टोटल। तो मतलब इन इंडिया तो इंडिया में कितनी होती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मतलब अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो ना तो अपने पास से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज रख लेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर हम बात करें यूएसए में कितनी होती है, यूएसए में होती है भैया 55 to 60 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने घर का टीवी अमेरिका में जाकर चलाने लगे तो धूम ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में 60 टर्न्स ले रही है और हमारे 50 टर्न्स ही ले पाती है ना। और यूएसए का यहाँ चलाएंगे आके तो यहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो 50-60 हर्ट्ज की आदत है, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी का सारा खेल है। बात करते हैं किसकी, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है भैया, टाइम टेकन, है ना, टू राउंड 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन लेने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या है, टाइम टेकन टू राउंड टू टेक, कह दो टाइम टेकन टू टेक 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी है, डिनोटेड बाय टी से ही डिनोट करेंगे और यूनिट जानते हैं सेकंड होती है। समझ में आई बात, ये टाइम पीरियड हो जाता है भाई इसका। जैसे कि मान लो ये चल रही है हमारे पास यहाँ एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से यहाँ, तो एक सेकंड में वो कितना टाइम में एक चक्कर ले, ये चक्कर कहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो, तो एक चक्कर होता है, ये ऐसे BS का पूरा एक चक्कर है, ठीक है। बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। कौन सी फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ देख लेते हैं, थर्ड यूनिट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि एंगल टर्न्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितना एंगल टर्न्स हुआ वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एंगल टर्न्स पर सेकंड, एंगल टर्न्स पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डिनोटेड बाय, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। और इसकी जो यूनिट होती है ना बच्चों, वो यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन मतलब एंगल टर्न हो रहा है, पर सेकंड कितने सेकंड में हो रहा है, वो है सारा खेल इसका, है ना। अगर हम बात करें यहाँ किसकी, इसके फॉर्मूलों की, तो इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला ओमेगा इक्वल टू 2πf, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 2π/t। मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए तो ये लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए तो ये लगाएंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखे 2πn/60 लगा देंगे, है ना। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक सेकंड, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोल रहा था सॉरी, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लेती है, एक मिनट में कोई भी अल्टरनेटिंग करंट या कोई भी चीज़ कितने रिवॉल्यूशन लेती है, वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट बात करते हैं फेस एंगल की। कौन सा एंगल की, फेस एंगल क्या होता है, एंगल एट विच अल्टरनेटिंग करंट मूव्स, द एंगल एट विच AC मूव्स। जितना एंगल पर चल, जैसे कि या एंगल फाई, ये अल्टर है ना, फेस एंगल कहलाता है। डिनोट करते हैं इसे फाई से। तो भैया ये कुछ बातें थी अल्टरनेटिंग करंट को लेकर के। आई होप तुम्हारे समझ में आई होंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें याद करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज हम धोखा खा सकते हैं कहीं भी। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज थे, हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट बन रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सब कुछ सब चल रहा था। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अब एक बात बताओ, जो बिजली बनती है कहाँ बनती है, पावर प्लांट में। वहाँ कैसे बनती है, दो तरीके से। एक तो विंड एनर्जी से, टरबाइन लगी होती है बड़ी बड़ी ऊंची, देखोगे विंड टरबाइन, हवा लगती है, वो घूमती है और घूमने से वो AC जनरेटर पीछे लगा है अल्टरनेटर, वो घूमता है, उससे करंट बनती है। बहुत बढ़िया अल्टरनेटिंग करंट होती है वो।
दूसरी क्या होती है हाइड्रोलिक एनर्जी से। हाइड्रोलिक एनर्जी से क्या किया जाता है कि एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है नदियों में, है ना, जो तुमने नाम भी सुना होगा, बाखड़ा नांगल बांध, बाखड़ा नांगल डैम और बड़े बड़े टिहरी डैम। ये डैम होते हैं बड़े बड़े जो पहाड़ी इलाके में होते हैं ना। तो यहाँ क्या हुआ करता है, जैसे कि मान लो ये यहाँ से नदी बह रही है ना, अब यहाँ पे हमने दीवार खड़ी कर दी है बड़ी सी, इस तरह की बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी, डैम हो जाती है। यही दीवार क्या हो जाती है, डैम का रोल प्ले करती है। इस तरह से हमने दीवार खड़ी कर दी, ये इस तरह से है मान लो। अब ये डैम है, ये नदी यहाँ से पानी आ रहा। अब जब ये पानी आ रहा है यहाँ से, वाटर है ना, ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ कलेक्ट हो जाएगा सारा करके। अब जब कलेक्ट होगा तो यहाँ दरवाजे होते हैं, आप जानते हो सब। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे जैसे ही, तो नीचे रखी होती है क्या, टरबाइन। नीचे क्या रखी होती है, इस तरह की टरबाइन रखी होती है भैया। इन्हें बोलते हैं ब्लेड, टरबाइन ब्लेड, टरबाइन व्हील्स बोलते हैं। अब जैसे ही ये वाटर ऊपर, अब ये तो दीवार है तो वाटर का रास्ता रोक दिया तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। इकट्ठे होते 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 इसका लेवल बढ़ते यहाँ पहुँचेगा। अब जहाँ पहुँचेगा तो जैसे भी से ओपन करेंगे गेट को तो सारा वाटर यहाँ से निकलता हुआ इस टरबाइन के ब्लेड पे गिरेगा ऐसे। तो इसके पास कौन सा एनर्जी है इस टाइम वाटर के अंदर, हाइड्रोलिक एनर्जी, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। और ये सारे के सारे एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सारे एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इस पर जैसे गिरेगी तो टरबाइन ब्लेड घूमने लगेगा, और जैसे घूमेगा धक 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 तेजी से घूमने लगेगा। और घूमते 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 इसके नीचे की शाफ्ट जो है ये वाली, ये कनेक्टेड है पीछे से अल्टरनेटिंग जनरेटर से, और यहाँ से दो वायर निकले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगी होती है एक्चुअल में। तो ये पीछे कॉइल है ये अंदर, और ये मैग्नेट होती है, और जब ये घूमेगी तो ये कॉइल घूमेगी। कॉइल घूमने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बनने लगेगी, और यही करंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये करंट तो बहुत खतरनाक है, फ्लक्चुएटिंग करंट है, क्योंकि हमेशा पानी एक ही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी ना गिरेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो कभी टरबाइन ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी, कभी कम तेज़ी से घूमेगी, तो फ्लक्चुएशन होता है। अब ये फ्लक्चुएशन होगा तो करंट भी फ्लक्चुएटिंग निकलेगी बाहर से। जब ये फ्लक्चुएटिंग करंट निकलेगी ना बच्चों, तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट हम पावर प्लांट में पहुंचाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली घरों पे नहीं आ सकती। एक तो बहुत हाई एनर्जी है, इसके बाद बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई पावर की करंट है, और अगर घरों में आ गई तो सारी चीज़ें ब्लास्ट कर देगी, है ना, वायर से धुआं निकलने लगेगा। तो करते क्या है वो, जब पावर प्लांट तक ले जाते हैं, और पावर प्लांट में ले जाने के बाद इसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे कि हम इसे इस लायक बना देते हैं जिससे कि घरों तक आ सके, है ना। अब ये घरों तक लाने के लिए किस लायक बनाया जाता है, तो इसे इस लायक बनाया जाता है जिससे कि ये घरों में आकर के हमारी चीज़ों को डैमेज ना करे, अच्छे से चलती रहे, और अगर किसी ने धोखे से छू भी लिया तो इतनी तेज, इतना ज़बरदस्त हानि ना हो कि इंसान मर ही ना जाए। क्योंकि अगर तुम इसे इस टाइम छू लोगे तो शायद खत्म हो सकते हो, मर सकते हो, बिल्कुल खतरनाक करंट है। वैसे घर में पहुंचाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और वायरिंग इतनी मोटी लगानी पड़ेगी ना कि इसमें हीट निकलने लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पावर प्लांट में ले जाकर इसे फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर करके जो करंट हमारे घरों में आती है वो ये करंट नहीं है, वो है RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। और दूसरी करंट होती है एवरेज करंट। तो दो टाइप की करंट में से कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट इज एवरेज करंट और सेकंड इज RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट और एवरेज करंट। ठीक है, तो जो हमारे घरों में बिजली आती है वो रूट मीन स्क्वायर करंट आती है। समझ गए बात। तो जो लिखा होता है 240 वोल्ट 220 वोल्ट, जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर रखा होता है घर से बाहर, उस ट्रांसफार्मर से बिजली होती हुई कम होती हुई हमारे घरों तक आती है, वो 220 से 240 वोल्ट बन जाती है, और वो RMS वोल्टेज और RMS करंट होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट। वो RMS करंट क्या होती है, RMS करंट वो करंट है जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे किसी वायर में जितने के कांस्टेंट करंट करती। RMS करंट एक वही तो करंट है जो उतनी हीट किसी वायर में किसी रजिस्टर में प्रोड्यूस करे जो कांस्टेंट करंट करती। बस, तो वही कांस्टेंट करंट ही तो चाहिए हमें, लेकिन कांस्टेंट मिलेगी कैसे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग करंट है। तो इसलिए इसका नाम RMS पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, RMS करंट। ठीक है, और ऐसे एवरेज करंट क्या होती है, ये एवरेज करंट इज द करंट विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करता है जो कांस्टेंट करंट करती है। जितना चार्ज कांस्टेंट करंट सेंड करती है ना किसी रजिस्टर को, उतना ही चार्ज एवरेज करंट सेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट करंट है वो दो करंट, एक तो एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस, वो एक RMS करंट। तो बात करते हैं RMS करंट और टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जी, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, टाइप्स ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला टाइप तो तुम्हें पता ही है, नंबर फर्स्ट क्या होगा,
RMS करंट, RMS करंट, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, R का मतलब क्या हुआ रूट, है ना, M का मतलब क्या हुआ मीन, और उसका क्या मतलब हुआ स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। और सेकंड करंट होती है हमारे पास क्या, एवरेज करंट, क्या होगी बच्चों, एवरेज करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो करंट मेन होती है हमारे पास जिन्हें हमें पढ़ना है। अब RMS करंट क्या होती है, वो करंट जो सेम हीट प्रोड्यूस करे जितना कि कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करती, ठीक है। ऐसे एवरेज करंट क्या होती है, वो करंट जो सेम चार्ज सेंड करे जितना कि कांस्टेंट करंट सेंड करती, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब RMS करंट की अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि एक्चुअल में होती क्या है ये, तो वो इस तरह से कुछ इसकी वैल्यूज होती है। देखो यहाँ अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे और ये ऐसे होता है यहाँ, है ना, तो यहाँ ये हुआ करता है ऐसे, ये ऐसे होता है, और यहाँ से हम इसे अगर ड्रॉ करें अल्टरनेटिव करंट के सोर्स को, तो देखो तो देखो ये है करंट, है ना, ये वाली जो करंट है इसे क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, पीक करंट। क्या है ये, पीक, आई नॉट, मैक्सिमम करंट है। ये कौन सी करंट होती है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम। जो आधी से थोड़ा सा ज़्यादा होती है ये वाली, ये इसे बोलते हैं हम RMS करंट, ये वाली होती है RMS करंट। और इससे थोड़ी सी नीचे जो बीचों बीच होती है ये वाली, इसे बोलते हैं हम एवरेज करंट। ये एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है अल्टरनेटिंग करंट का, जो ये चलती है ना ऐसे, जो ये चलती है ऊपर पीक वैल्यू या RMS और ये मीन वैल्यू, है ना, इस तरह वो एवरेज वैल्यू ये होती है, सारी किस में मिलती है, π/2 पे, ठीक है। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस वो एवरेज करंट और RMS करंट ये, अब इनका कोई रिलेशन तो होगा मैक्सिमम करंट से, बिल्कुल होगा। तो रिलेशन क्या क्या होता है, देखो अगर हम RMS करंट को देखें तो RMS करंट को डिनोट करते हैं IRMS, वैसे डिनोट करते हैं I एवरेज भी लिख देते हैं, या लिख देते हैं क्या I बार भी बना देते हैं, और लिखते हैं इस तरह से भी बना देते हैं। ये एवरेज के सिंबल है सारे के सारे। तो अगर हम रिलेशन लिखे क्या, किस किस में, रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I नॉट, जो कि मैक्सिमम करंट होती है, तो वो रिलेशन होता है IRMS इक्वल टू होगा I नॉट अपॉन √2। डेरिवेशन है इसका, लेकिन हमें करना नहीं है ना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है। अगर परसेंटेज पूछी जाए कि IRMS I मैक्सिमम की कितनी होती है, तो वो होती है 70.7% ऑफ I मैक्सिमम, ठीक है, ये बात हो गई। ऐसे अगर हम रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन बिटवीन, अगर हम एक रिलेशन और बनाए, रिलेशन बिटवीन किस किस में, I एवरेज एंड I मैक्सिमम, एवरेज करंट और मैक्सिमम करंट में रिलेशन लिखे तो वो रिलेशन आ जाएगा हमारे पास I एवरेज, जो कि होगा कितना, 2I नॉट अपॉन पाई। मैक्सिमम करंट की एवरेज करंट इतने गुना होती है। अगर इसे हम काट फाट के लिखे तो आएगा 63.6% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक आई थी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, तो है ना। तो यहाँ ये I नॉट मैक्सिमम करंट आ जाती है, एवरेज करंट मैक्सिमम करंट की इतने गुना होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अगर हमें यहाँ RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट की अल्टरनेटिंग करंट से मतलब अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू का और एवरेज वैल्यू के रिलेशन है, जो कि रियल में होता है। अब ये RMS वैल्यू जो हम वो करंट है जो हमारे घरों में आती है ना। RMS करंट कौन सी करंट है, वो करंट जो हमारे घरों में आती है, वो करंट जो हमारे घरों में आती है, जो हमारे घरों में आती है और कितनी होती है 200
20 वोल्ट से 240 वोल्ट होती है, लगभग 240 वोल्ट की होती है ये। तो ये रिलेशंस होते हैं हमारे पास। अब ये एवरेज करंट जो है फुल साइकिल के लिए कितना होता है और हाफ साइकिल के लिए कितना होता है। तो देखो ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन एवरेज करंट का, ये किसके लिए है? हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल। और फुल साइकिल के लिए जो होता है ना एवरेज करंट, आई एवरेज, किसके लिए? फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए 0 होती है ये। एवरेज करंट की वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए क्या होगी बच्चों? 0। फुल साइकिल के लिए 0 क्या होती है देखते हैं, यहाँ समझते हैं, है ना। तो मान लो हमारे पास देखो साइकिल है, फुल साइकिल, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ एवरेज करंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आई एवरेज इंटीग्रेशन 0 to t i इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब dt से dt तो कटेगा नहीं, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन होगा फिर नीचे का इंटीग्रेशन होगा तब कुछ कटेगा, क्योंकि अपने आप में एक अलग फंक्शन है, अपने आप में एक अलग फंक्शन है। अच्छा, अगर हमें फुल साइकिल के लिए निकालना हो फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो आई एवरेज की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो फुल साइकिल के लिए 0। लेकिन हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 2i0 अपॉन पाई, जो कि हमने भी रिलेशन लिखा है ये वाला, है ना। तो ये फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए रिलेशंस होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट की जानकारी हमने ली और देखा कि कैसे कैसे अल्टरनेटिंग करंट के टाइप होते हैं और कौन सी करंट है जो हमारे घरों में आती है। जो अब तक हम सोच रहे थे, क्या सोचते थे कि जो करंट आती है वो बिजली घर से पावर प्लांट से डायरेक्ट आती है, तो वो गलत बात थी। पहले पावर प्लांट में वो फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद हमारे घरों में आती है, जो कि आरएमएस वैल्यू होती है। अब इस अल्टरनेटिंग करंट को अलग अलग चीज़ों से पास करा करके देखा गया, क्योंकि हमारे घरों में तो आनी है, तो हमारे घरों में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, सारे इनसे मिलके बने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। तो मतलब अल्टरनेटिंग करंट को हमें इससे पास करा के देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जब रजिस्टर से पास होती है, कैपेसिटर से पास होती है, इंडक्टर से पास होती है, तो कैसा बिहेव करती है। क्या वोल्टेज के साथ चलती है, क्या वोल्टेज से आगे चलती है, या वोल्टेज से पीछे चलती है। तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम सर्किट थ्योरी में, जिसे क्या बोलते हैं हम? सर्किट थ्योरी। तो चलो भैया बात लिखते हैं सर्किट थ्योरी की। सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 6 सर्किट पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, व्हेन AC passes थ्रू प्योर रजिस्टर, ठीक है। सेकंड, when AC passes through pure inductor, ठीक। ऐसे ही थर्ड क्या होगा? when AC passes through pure capacitor। 3 सर्किट तो ये हो गए। चौथा सर्किट, जब R के साथ L को जोड़ें, क्योंकि प्योर तो कोई चीज़ है ही नहीं, एक्चुअल में जो सर्किट है वो R के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि हर चीज़ का रेजिस्टेंस तो होता ही है। इंडक्टर अपना में प्योर का है, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस होगा, है ना। वायर के मतलब वायर जुड़ा होता है ना। व्हेन AC पासेस थ्रू कौन से? RC सर्किट, है ना। और फिफ्थ क्या होगा? व्हेन AC पासेस थ्रू RL सर्किट या LR सर्किट बोल देते हैं। और 6 सर्किट है व्हेन AC पासेस थ्रू LCR सर्किट। तो 6 सर्किट्स हैं जिनसे हम अल्टरनेटिंग करंट को पास कराएंगे और क्या देखने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज कितना आगे चलते हैं या करंट कितनी आगे पीछे सेम फेस में चलती है, और पूरे सर्किट का इम्पीडेंस जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो अच्छा एक चीज़ और, इन चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम क्या होता है? देखो फेसर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किस किस को डिनोट करता है? वोल्टेज को और करंट को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि वोल्टेज और करंट तो एक स्केलर क्वांटिटीज़ है और हमें इन चीज़ों से अल्टरनेटिव करंट को जब हम पास कराएंगे तो हमें उसका नेचर देखना है, तो हमें कुछ देर के लिए इसे फेसर डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फेसर डायग्राम में कन्वर्ट करके दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ए रोटेटिंग वेक्टर, और अगर ये रोटेटिंग वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ अलजेब्रा लगा करके इनका नेट निकाल सकते हैं आराम से। अलजेब्रा से नेट कैसे निकलता था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जानते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें हमें पहले समझनी पड़ेगी किसके? फेसर डायग्राम की, कि फेसर डायग्राम क्या है।
तो देखो भैया फेसर डायग्राम समझते हैं पहले। फेसर बोलते हैं या फेसर डायग्राम भी बोलते हैं, फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, एक क्वाड्रेंट बनाना है इस तरह का। ये बनाया, मान लो ये एक्सिस है टाइम का और ये एक्सिस है ईएमएफ का। तो सबसे पहला काम क्या करो, एक लाइन खींच दो, ऐसे ही क्या खींच दो, एक लाइन खींच दो। वो लाइन हम खींचेंगे, देखो ये यहाँ से ओरिजिन एक लाइन खींच दो, ये खींची भैया, ये ओरिजिन से हमने एक लाइन। अगर ये ईएमएफ को डिनोट करती है तो करंट कितना एंगल पे, ये कितना एंगल पे, कोई फेसर एंगल जिसे बोलते हैं ओमेगा टी। कौन सा एंगल है ये, ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल है ये। और ओमेगा टी को क्या बोल देते हैं हम, फाई, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, तो ऐसे ये तो ईएमएफ को डिनोट करने का तरीका हुआ। रोटेटिंग वेक्टर, देखो वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर की लेंथ बताएगी कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। अगर वेक्टर बड़ा है तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है, और वेक्टर छोटा है तो ईएमएफ की वैल्यू कम है, मैग्नीट्यूड कम है मतलब। तो अगर हम इसके ऊपर को करंट को ओवरलैप करा दे इस तरह से, ये जो करंट को ओवरलैप कराया है, तो करंट की वैल्यू तुम्हें पता हमेशा छोटी होती है वोल्टेज से, क्योंकि V इक्वल टू IR नाम के फॉर्मूले से, क्योंकि V इक्वल टू IR नाम के फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि जो करंट है वो क्या है, V अपॉन R है ना। वोल्टेज से रेजिस्टेंस टाइम कुछ ऐसा है कि करंट वोल्टेज से कम ही होती है, करंट वोल्टेज से क्या होगी, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाता है ना फिर वहाँ वायर में, उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट को अपोज करता है, करंट का अपोज होगा तो करंट घटेगी। तो ये भैया रानी की क्या है, फेसर डायग्राम। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इसका जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू ई नोट और ये आई नोट, और ये पूरी चीज़ जो होगी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। क्या देगा ये, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसे बोलते हैं फेसर डायग्राम। अब सब सर्किट में हमें फेसर डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे तो पता चलेगा कि कैसे करंट चल रही है, कैसे आगे कैसे पीछे, या सेम फेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन करनी नहीं है हमें कुछ भी, ठीक है, चलो। खैर, तो बात करते हैं व्हेन एसी पासेस थ्रू प्योर रजिस्टर। तो देखो बच्चों, ये है वो 3 सर्किट, अमर, अकबर, एंथोनी। ये अमर है, ये अकबर, ये एंथोनी है। जब प्योर रजिस्टर सर्किट में हो, जब प्योर इंडक्टर सर्किट में हो, और जब प्योर कैपेसिटर सर्किट में हो, तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के साथ कैसे चलती है, आगे चलती है, पीछे चलती है, सेम फेस में चलती है, पता लगाना है बस फिलहाल तो, और फेसर डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के तो ग्राफ ये रहा, वो डायग्राम, वो इक्वेशन ये रही, क्या है ये, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कह दो उसे। अब हम जानते हैं, वी नो दैट प्योर रजिस्टर के केस में वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। V की जगह क्या है, या वोल्टेज E है तो E लिख दो, E की वैल्यू ऊपर से लिखो, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू I इंटू R, या I विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब ये ई नॉट क्या है, देखो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और अगर ये V नॉट हो जाए तो I नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो ऐसे ये वाला पोर्शन जो है ई नॉट अपॉन आर, I नॉट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन सेकंड, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या कुछ अंतर लगा, देखो यहाँ ये, यहाँ ये वोल्टेज, ये करंट, ये वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, ये साइन, ओमेगा टी, ओमेगा टी। क्या ओमेगा टी के साथ कोई चीज़ है, एंगल कोई, क्या यहाँ फाई है, नहीं। तो क्या यहाँ फाई आया, नहीं। मतलब दोनों का एंगल सेम है, तो मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेस में चल रही है, पीछे पीछे चल रही है, फॉल ओवर है ना। अगर वोल्टेज आगे चल रही है तो करंट इसके पीछे पीछे चल रही है। तो लिखेंगे हेयर I इज इन सेम फेस विद EMF वोल्टेज। अब इसका फेसर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो फेसर डायग्राम बनाना हो हमें तो फेसर डायग्राम बनेगा, यहाँ ऐसे किया और ये ऐसे किया। मैंने बताया सबसे पहले किसकी लाइन खींच दो, वोल्टेज वाली। तो वोल्टेज वाली लाइन खींची हमने, ये देखो कौन सी है ये, E, और करंट इसके साथ सेम फेज में चल रही है, ओमेगा टी एंगल पे मान लो दोनों ये, तो करंट इसके साथ ही चले, लेकिन करंट की वैल्यू हमेशा कम रहती है। क्यों, क्योंकि रजिस्टर है एक जो इसे रोकता है।
तो करंट ये रहा, ईएमएफ ये रहा। वेव डायग्राम बनाए इसका, तो वेव डायग्राम बनेगा WD वेव डायग्राम कुछ इस तरह से। ये है भैया, ये किसका है, ईएमएफ वोल्टेज, ये ई है वोल्टेज, तो करंट इससे छोटी रहेगी हमेशा, और सेम फेस में तो ऐसे चलेगी करंट। ये क्या है, करंट आई, ठीक है। ये टाइम होता है टी और ये ईएमएफ होता है ई। तो समझ में आई बात, करंट और वोल्टेज को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, फेसर डायग्राम के हेल्प से। बहुत बढ़िया समझ में आया सर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। बात करते हैं हम यहाँ अब किसकी बात करेंगे, अब प्योर इंडक्टर की। किसकी बात करेंगे, प्योर इंडक्टर। चलो भाई, तो प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट है, देखो वोल्टेज की इक्वेशन तो ये रही, और इसे सॉल्व करके देखो, सॉल्व यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेशन लंबा है, तुम याद रखना हमेशा। सॉल्व करके जो करंट की वैल्यू आएगी, हे यार करंट जो आएगी वो आएगी करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, किसी को डिटेल में वीडियो देखनी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, पहुंच जाओगे, आराम से समझ में आ जाएगा सब। यहाँ तो वन शॉट वीडियो चल रही है, रिवीजन है ये तो, है ना, फॉर्मूला बेस। तो यहाँ क्या देखा हमने कि वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पीछे चल रही है। माइनस पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री पीछे। तो अगर वोल्टेज 90 डिग्री आगे है तो करंट 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो सिंपल है बहुत। फेसर डायग्राम अगर हम यहाँ बनाए, इसका फेसर डायग्राम पीडी, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ ये पहले तो वोल्टेज की लाइन, ये गई वोल्टेज की लाइन, कितने एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे, ये हुआ ई। चलो बहुत बढ़िया। अब करंट इससे 90 डिग्री पीछे चल रही है। अगर 90 डिग्री पीछे चल रही तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे, तो ये करंट पीछे 90 डिग्री, ये गया, ये 90 डिग्री ये तो होगा। ठीक है, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड कम होता है तो करंट का डायग्राम कम बनाने गिरा आई। तो ये बना हमारा फेसर डायग्राम। वेव डायग्राम बनाना हो WD, वेव डायग्राम बनेगा, देखो यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे। पहले तो ईएमएफ यहाँ से यहाँ चले, 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पीछे है, करंट तो 90 डिग्री मान लो ये रहा, माइनस पाई बाई टू, और ये क्या होता है पाई बाई टू, और ये क्या होता है 2 पाई, और ये होगा 2, ये क्या होगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा करंट। सिंपल, 90 डिग्री पीछे से चल रही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं हो गई। तो यहाँ हमने क्या देखा, करंट लैग बिहाइंड दी वोल्टेज 90 डिग्री बाई 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो 90 डिग्री आगे चलेगी। आगे चलने का मतलब है कि पहले क्या चलेगा, करंट, उसके पीछे पीछे वोल्टेज आएंगे फॉलो करते करते। ठीक है, तो इसका अगर हम फेसर डायग्राम बनाए यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से ये गया, ये तो ईएमएफ आया है ई, और करंट क्या है 90 डिग्री आगे, तो ये है पाई बाई टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई टू, ये होता है 2 पाई, और ये आगे हो जाएगा 5 पाई बाई टू। तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करेगी, ये रही करंट, ये करंट हो गई आई पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री आगे से चल रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं। और फेस डायग्राम, अच्छा तो वेव डायग्राम बन गया। पहले फेसर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फेसर डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ से लाइन खींचो, किसकी है, ईएमएफ की, जो कि कितना एंगल पे, ओमेगा टी, और करंट 90 डिग्री आगे चले तो आगे, ये रही भैया 90 डिग्री आई, कितना एंगल पे, पाई बाई टू एंगल पे। तो बहुत दिक्कत कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, मजे से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये हो गई बात हमारे पास तीनों प्योर रजिस्टर सर्किट और कैपेसिटर और इंडक्टर की। ठीक है, अब क्या करा हमने कि रजिस्टर के साथ इंडक्टर को जोड़ दिया, और दूसरे केस में रजिस्टर के साथ कैपेसिटर को जोड़ दिया, और तीसरे केस में रजिस्टर के साथ दोनों को जोड़ दिया, और वहां देखा कि रेजिस्टेंस क्या मिला हमें सर्किट का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या मिला और क्या नाम उनका पड़ेगा। तो कुछ नए टर्म यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम इम्पीडेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, जो इंडक्टर के रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस होते हैं, और LCR सर्किट, इस तीनों के रेजिस्टेंस होंगे। तो उसे कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उसे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बाकी के 3 सर्किट की, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। ठीक है, चलो तो बच्चों बात करते हैं व्हेन AC पासेस थ्रू RL सर्किट, है ना। क्या लिखेंगे, व्हेन AC
थ्रू किसके, आर एल सर्किट। अब आर एल सर्किट मतलब रजिस्टर के साथ, ये रजिस्टर है, इसके साथ किसे कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई। यहाँ ये हमें मिला हमारे पास, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसे डिनोट करेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है R और ये होता है L। जो R के वोल्टेज होंगे वो VL होंगे, और जो इसने वोल्टेज खाए होंगे वो अरे यार R के तो VR होंगे ना, और ये कितने खाएगा, VL खाएगा। इन्हें V ही कह दो, मतलब चक्कर में पड़ो, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कर दो। चलो करंट कितनी फ्लो हो रही है, अब चूंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगी। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते थे, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो ये R1, ये R2, ये R3, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे क्या करते थे, थर्ड चैप्टर में याद होगा, 10th में भी करते थे। इसके इक्विवेलेंट को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर के सर्किट में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब यहाँ भी यही बात है, रजिस्टर के साथ इंडक्टर जोड़ दिया गया, तो हमें इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम नहीं दे सकते यहाँ, क्यों, क्योंकि पहले नामकरण कर दिया गया है रजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसे क्या नाम दिया जाए, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाए। अगर रजिस्टर के साथ कोई अनदर कंपोनेंट कनेक्टेड हो, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो दोनों हो, और उस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो उसे कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो बस वहीं से उसे नाम दिया गया इंपीडेंस। क्या नाम दिया गया बच्चों, इंपीडेंस। तो यहां अगर हम बात करें तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of circuit is called impedance। impedance डिनोट किससे करेंगे, Z से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो निकाल लो भाई कितना इंपीडेंस है इसका इंपीडेंस निकाल लो कितना है। तो देखो भाई निकालते हैं इंपीडेंस इसका। तो सबसे पहले फेसर डायग्राम बनाओ। तो देखो फेसर डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका, ये गया यहाँ, इसका क्या बनाएंगे हम पहले, फेसर डायग्राम। तो ये ऐसे। अब जब दो कंपोनेंट सर्किट में कनेक्टेड हो तो फेसर डायग्राम बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रजिस्टर के वोल्टेज डिनोट कर दो VR, और हमें पता है रजिस्टर के साथ करंट सेम फेस में चलती है, तो इसी के पास करंट को डिनोट कर दो, किसे कर दो, करंट को, जो कि क्या हो जाएगी I। अब इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पीछे चलती है, तो मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलते होंगे, तो आगे वाला ये रहा, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे, मतलब ये बन गया VL। ठीक है, तो ये फेसर डायग्राम है। इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में, जिसे बोलेंगे V नेट, और कितना एंगल पे निकला ये, 5 एंगल पे निकल जाएगा ये। तो ये है हमारा क्या, फेसर डायग्राम। तो यहाँ से जब हम इसका नेट निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगा हमारे पास Z इम्पीडेंस जो होगा वो Z निकल के आ जाएगा इसका √R² प्लस XL का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है सर्किट का, क्या है ये, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस डिटेल में वीडियो देखनी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। अब फेस एंगल निकालना हो तो फेस एंगल निकालते हैं हम, फेस एंगल ये देखो फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है, तो VL अपॉन VR। तो कुल मिला के VL होता है IXL और VR क्या होगा, I इंटू R ISI। तो कुल मिला के tan फाई मिला हमें यहाँ XL अपॉन R। तो ये फेस एंगल मिला। अब यहाँ एक नई टर्म तुम्हें दिख रही होगी XL। तो हियर जो XL है वो क्या चीज है, जैसे R है रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ऐसी XL है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम। यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, और इसका वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला XL इक्वल टू ओमेगा एल। किससे डिनोट करते हैं इसे, एक्सेलेरेट इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या चीज है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, 6th चैप्टर में पढ़ा होगा, समझ में आ गई बात। तो ये एक्सेल क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, इंडक्टर का, लेकिन रजिस्टर नाम तो नहीं दे सकते ना, वो रजिस्टर के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यार, तो इंडक्टर के लिए नाम पड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस बात। तो ये सारा सिस्टम था किसका, व्हेन एसी पास थ्रू आरएल सर्किट। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब इसका वेव डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो वेव डायग्राम बनाने का सिंपल तरीका है, यहाँ से ये कनेक्ट किया, यहाँ से ये बनाया,
सबसे पहले वोल्टेज बनाओ, रजिस्टर के वोल्टेज वी आर। अब इसी के साथ करंट क्या चलती है ना, सेम फेस में, करंट एरिया सेम फेस में चल रही है भैया। अब वोल्टेज क्या चलते हैं 90 डिग्री आगे। अरे इंडक्टर के वोल्टेज 90 डिग्री आगे, कोई करंट 90 डिग्री पीछे, तो इंडक्टर का वोल्टेज π/2 और यहां से स्टार्ट होंगे 90 डिग्री आगे से। π/2 पे काटेंगे, π/2 से कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे बात किसके, इंडक्टर के वोल्टेज VL, और ये क्या चीज़ है, करंट हमारे पास I। तो ये बात भैया वेव डायग्राम की। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, RL सर्किट की। बात करते हैं किसकी, RC सर्किट की। चलो सब कुछ वही होगा, बस किसकी बात करते हैं, RC सर्किट। AC पासेस थ्रू RC सर्किट, तो ये C हो जाएगा और यहाँ बस क्या कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया C का। तो अब बात वही है बिल्कुल सेम टू सेम के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी नाम तो इंपीडेंस ही पड़ेगा। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम क्या पड़ेगा, यहाँ इंपीडेंस ही पड़ेगा। तो इसका नाम भी क्या पड़ा, इंपीडेंस ही पड़ेगा। तो वो इंपीडेंस निकालने के लिए पहले फेसर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो फेसर डायग्राम बनाने का तरीका सिंपल सा, इसके लिए ये हमने वही पहले तो इस एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉ करो VR, इसी के ऊपर करंट को ओवरलैप करा दो I। अब हमें पता है इंडक्टर कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे चलती है, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलते होंगे, तो पीछे ये रहे, तो ये क्या हुआ VC। इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में V नेट, और कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, जो कि ये रहा फेसर एंगल। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसका जो इंपीडेंस निकल के आएगा Z, वो निकल के आता है √ सेम वही है, बस XL की जगह क्या आ जाएगा, XC का स्क्वायर। और अगर हमें निकालना हो फेस एंगल tan phi, तो tan phi यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा VC और बेस VR। VC क्या होगा, IXC, सेम वही चीज़, और VR I/R, इससे कैंसिल, तो XC/R यहाँ से tan phi मिल जाएगा हमें भैया फेस एंगल। कोई दिक्कत यहाँ। अब यहाँ फिर से एक नई टर्म है, XC से बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी किसका रेजिस्टेंस है, जैसे वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था, तो ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, और यूनिट इसकी क्या होती है, ओमी होती है, और वैल्यू होगी X = 1/ωc। क्या यूनिट होगी इसकी, 1/ωc, और उसकी क्या होती है, ओमेगा L। कंफ्यूज नहीं होना, ωL होगा XL का और ωc होगा XC का, लेकिन 1/ωc। और कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं टिप्स बताता हूँ यहाँ, मिस्टेक टिप्स। टिप क्या है, टिप ये है कि XL को बच्चे 1/ωL लिख देते हैं और XC को क्या लिखते हैं, ωc। अब कंफ्यूजन रहता है ना उन्हें, कैसे किया जाता है। देखो ट्रिक सिंपल है, XL क्या है, ωL, XC क्या है, 1/ωc। C से कुछ याद करो हिंदी में, C का मतलब होता है चरण, पैर। पैर कहाँ है, नीचे, तो मतलब X = 1/ωc। ωc कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है ना। बस सिंपल, तो आराम से याद हो जाएगा। चलो भाई खैर, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें इसके वेव डायग्राम की, तो वेव डायग्राम को जैसे बनेगा, ये गया, ये गया। पहले तो वही ये वोल्टेज VR रजिस्टर के, करंट इसको ऊपर ओवरलैप करा दो, वोल्टेज के लिए 90 डिग्री पीछे चलेंगे क्योंकि करंट आगे चल रही है 90 डिग्री, तो ये -π/2, और यहाँ से ये कितना होगा, π/2। यहाँ रुक जाएगा, बस सिंपल है ना। ये किसके वोल्टेज होगा, VC के। लो भैया ये फेसर डायग्राम बना। अब यार दो चीज़ नोट करने वाली है। नंबर फर्स्ट, XL क्या होता है, ωL। दूसरा फॉर्मूला, ओमेगा की वैल्यू 2πf × L। अगर हमसे ग्राफ पूछे XL, ग्राफ किसके, ग्राफ किस किस के बीच में, XL एंड F। तो देखो XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, तो ग्राफ बना ये फ्रीक्वेंसी F और ये XL, तो ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे का दूसरा नोट लिखे, XC = क्या होगा, 1/ωc। ओमेगा लिखा जाता है 1/2πf × C, तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, इसका मतलब F ये, XC यहाँ, तो हाइपरबोलिक इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, जो कैपेसिटर है, तुम्हें पता है ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। अल्टरनेटिंग करंट आ रही तो पास कर देगा, लेकिन डायरेक्ट करंट आती है ब्लॉक कर देगा। डायरेक्ट करंट के लिए बैरियर का काम करता है। क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों, तो लिखेंगे, देखो यहाँ
क्या, कैपेसिटर वर्क एज ए बैरियर, कैपेसिटर वर्क्स एज ए बैरियर फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, कैसे हम जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या होगा 1/2πf/c। अब डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो एफ की वैल्यू 0 रखो, तो एक्स इक्वल टू 1/0 या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और एक्स क्या होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। जैसे डीसी करंट पास कराई तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना हो चुका, इनफाइनाइट हो चुका, और इनफाइनाइट होते दीवार बन, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो कहाँ को करंट पास हो जाएगी यार, तो ब्लॉक कर देगा ये। समझिए क्वेश्चन आता है कि कैसे ब्लॉक करता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से ये से ब्लॉक कर पाता है। कैसे, डायरेक्ट करंट को, कौन, कैपेसिटर। इंडक्टर तो पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये तो बात थी हमारी आरएल सर्किट, आर सर्किट। अब बात करते हैं लास्ट सर्किट जिसका नाम है अमर अकबर एंथोनी, आरएल एलसीआर सर्किट। क्या लिखेंगे, एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। देखो एलसीआर, ये एल, ये सी और ये आर। ये यहाँ E इज इक्वल टू ई नॉट, इसे V ही लिखो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका XL होता है, इसका XC और इसका R। इसने हमने वोल्टेज खाए VL, ये खाता है VC और ये खाएगा VR। अब इसका इम्पीडेंस क्या होगा टोटल, है ना। तो सबसे पहले बनाते हैं फेज डायग्राम। देखो फेज डायग्राम के ऊपर क्या आया था, VL आया था, नीचे क्या आएगा इसके लिए VC क्योंकि कैपेसिटर है, और यहाँ क्या आएगा VR, और VR के ऊपर करंट को क्या करा देंगे ओवरलैप। अब इन तीनों का नेट कैसे निकाला जाए, दो होते, दो का नेट बीच में निकलते, तीन है, तीन का नेट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखो एक लाइन में जो लगने वाले फोर्सेज या वेक्टर्स है वो कौन से हैं। तो देखो ये तो एक लाइन में केवल VR एक ही है, लेकिन इसमें दो वेक्टर है, एक VL एक VC। अब दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा VL है, VL इज ग्रेटर देन VC। तो ये VC ऊपर लग के इन दोनों का नेट निकलेगा VL माइनस VC, तो इसका काम खत्म। ऊपर ही बन गया VL माइनस VC, तो इन दोनों का नेट VL माइनस VC निकला, तो नेट कहाँ निकलेगा इनके बीच में, यह नेट V नेट, और कितना एंगल पे है, फाई एंगल पे। तो यहाँ से हम इम्पीडेंस लिख सकते हैं Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और फेस एंगल लिख सकते हैं, फेस एंगल वो लिखा जा सकता है tan फाई इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर ये है इसका, परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है, तो क्या बनेगा VL माइनस VC अपॉन R। और VL में से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। ये बना हमारे पास क्या, फेस एंगल। तो यहाँ से हमने फेस एंगल देखा, फेसर डायग्राम देखा, और इम्पीडेंस देखी सर्किट की, किस सर्किट की, LCR सर्किट की। समझ में आई बात, ठीक। इसका वेव डायग्राम अगर हम बनाए यहाँ, वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम हो जाएगा, देखो यहाँ से सबसे पहले तो वोल्टेज के लिए ये हो गया वोल्टेज VR, इसके ऊपर करंट ओवरलैप करा दो, ये करा दी। अब इसमें 90 डिग्री आगे चलेगी किसके लिए, इंडक्टर के लिए, फाइव पाई बाई 2। ये क्या हुआ इंडक्टर VL, और 90 डिग्री पीछे चलेगी किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये रहा, ये किसका है, VC का, VR VC VL, और ये किसका होगा, बीच वाली डॉटेड लाइन करंट की होती आई। तो ये हमारे पास इसका वेव डायग्राम बना। अभी जो सर्किट है, ये सर्किट है मेन जो लगा होता है कंपोनेंट, है ना। कभी भी R के साथ C मुश्किल से दिखाई देगा, R के साथ L मुश्किल से दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। देख रहे हो उसकी भूमिका अभी कहाँ होता है, ये रेडियो में लगा होता है हमारे, ये मोबाइल फ़ोन में लगा होता है हमारे, ये टेलीविज़न में लगा होता है, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जहाँ से जिसे सिग्नल कैच करने होते हैं उनमें LCR सर्किट लगा होता है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करता है। अब हमारे मोबाइल में मान लो आइडिया का सिम है, अब आइडिया का सिम, एक आइडिया के टावर के पास में जियो का टावर लगा हुआ है, तो हमारे मोबाइल को कैसे पता चलेगा कि जियो के सिग्नल पकड़ने हैं या आइडिया के सिग्नल पकड़ने हैं, या आइडिया के टावर ये वाला सिग्नल भेज रहा और जियो का टावर ये वाला सिग्नल भेज रहा। तो एक्चुअल में होता यह है कि जो हमारे फ़ोन के अंदर LCR सर्किट रखा है ना,
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस टावर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कराई जाती है। अगर जिस टावर की फ्रीक्वेंसी उस सिम से मैच हो गई वो ही वेव अंदर आएगी और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन होगा। रेडियो में हम ट्यूनिंग गाने सुनते हैं तो उसे नॉब को रोटेट करते हैं, नॉब को घुमाते हैं, नॉब घुमा के क्या कर रहे होते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने की वजह से हम ऐसी फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल करेक्टली कैच करती है रेडियो और उससे हमें साउंड अच्छे से सुनाई देने लगती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर जिस पर हमें अच्छे सिग्नल सुनाई देते हैं, जिससे हमें अच्छे साउंड सुनाई देते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कब अचीव होगी? जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा। तो अब मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन किस में होती है? एलसीआर सर्किट में। तो कभी भी कोई एलसीआर सर्किट कब रेजोनेंस कंडीशन में होगा? जब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। जब इसका इंडक्टिव रिएक्ट देखो, हमें इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना, जो कि इंपीडेंस है, मिनिमम करना है। ये मिनिमम कब हो सकता है बताओ? जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाएगी। मान लो एक्सएल की जगह में एक्सी रख दो तो एक्सी से एक्सी कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो बचा आर स्क्वायर से रूट कटा तो जेड की वैल्यू आर। यही वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जिस पर हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट मिल सकती है। और अगर मैक्सिमम करंट मिलेगी सर्किट में तो हाई फ्रीक्वेंसी मैच कैच करेगा ये, और कैच करने की वजह से हमें साउंड अच्छे से सुनाई देगी, आने लगेगी। तो ये जो कंडीशन है जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो क्या होगा जब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाए? एक्सी हो जाए। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे रेजोनेंस कंडीशन मिल जाएगी। अब इम्पीडेंस जो होगा सर्किट का देखो वो क्या होगा? इम्पीडेंस होगा Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या मिलेगी? R। तो रेजिस्टेंस कैसा हुआ? मिनिमम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया। अब ये सर्किट का रेजिस्टेंस अगर मिनिमम हुआ तो करंट कैसे हो जाएगी? तो देखो यहाँ अब हम नई टर्म से लिखते हैं। चलो भाई देखो यहाँ रेजोनेंस इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में रेजोनेंस कैसे करते हैं? देखो भाई, मान लो हमारे पास एक LCR सर्किट है, ठीक है, ये R और ये C, ये एक LCR सर्किट हुआ, ठीक। ये रहा भैया, ये रहा भाई, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसका इंडक्ट एक्सएल और इसका ये R और ये हुआ XC। यहाँ जोड़ो भाई, ये है XC और ये क्या हुआ? R। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो सर्किट किस में कहलाएगा? रेजोनेंस में, है ना। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? XC। अब एक्सएल अगर XC इक्वल हुआ तो सर्किट रेजोनेंस में आया। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 1, द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट विल बी मिनिमम। जो सर्किट का इम्पीडेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम होगा तो मैक्सिमम करंट जाएगी। तो कितना होगा वो? Z इक्वल टू इम्पीडेंस का फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL की जगह XC पुट कर दो तो ZL की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XC का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल तो क्या बचा? Z की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, Z की वैल्यू क्या हो गई? R। तो ये रेजिस्टेंस कैसा है? मिनिमम रेजिस्टेंस। अब इस मिनिमम रेजिस्टेंस पर कैसे करंट मिलेगी सर्किट में? मैक्सिमम। अब लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट, करंट विल बी मैक्सिमम इन सर्किट। करंट विल बी मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम मतलब V इज इक्वल टू I इंटू Z। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन Z। अगर Z मिनिमम है तो I मैक्सिमम अपने आप हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है, उस कंडीशन पे वो जो रेजोनेंस कंडीशन है, उस रेजोनेंस कंडीशन में एक फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिससे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस कंडीशन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो कितनी होगी? देखो, अगर XL इक्वल टू XC कर दिया जाए, XL ओमेगा L होता है, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को वहाँ ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, या ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC हो जाएगा, या
2 पाई एफ लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, या एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई √LC। ये वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर, ये सारी चीज़ें सर्किट में अचीव की जा सकती है। यही वो इतनी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है ना। इसी फ्रीक्वेंसी से हम रेडियो मिर्ची 92.6 मेगाहर्ट्ज, चल चाहिए 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 चाहिए, ये वाले गाने चलते हैं, क्लैरिटी में सुनाई देते हैं। क्यों सुनाई देते हैं? क्योंकि सर्किट LCR रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में नहीं होगा तो ये वाली आवाज़ आने लगती है रेडियो में। देखा होगा मोबाइल में बात करते हो, हेलो, हाँ, आवाज़ कट कट के आ रही है। क्यों आ रही है आवाज़ कट कट के? अरे सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में नहीं हो पा रहा, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है इसे ठीक से। और जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन हो जाता है तो बिल्कुल सड़ा, कितनी मधुर वाणी सुनाई देती है, हेलो, जैसे कोई अपना बात कर रहा हो। ठीक है ना। तो अब यहाँ बात करते हैं नंबर 4th कंडीशन, क्या? फेस एंगल। तो जो फेस एंगल होगा रेजोनेंस कंडीशन में, वो फेस एंगल होगा tan phi इक्वल टू क्या होता है, VL XL माइनस XC अपॉन R। XL की वैल्यू x रखोगे तो 0 हो जाएगा, tan phi सारा का सारा, या phi की वैल्यू क्या है 0। तो मतलब कोई फेस नहीं, सेम फेस में चलेगी ना करंट या वोल्टेज के साथ यार। जब इसका जो रजिस्टर है वो R हो गया तो प्योर रजिस्टर की तरह ट्रीट होगा ना सर्किट ट्रीटेड एज ए प्योर रजिस्टर। और अगर प्योर रजिस्टर की तरह ट्रीट होगा तो प्योर रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। तो अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएं इसका करंट और फ्रीक्वेंसी का, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये करंट हो गई हमारे पास। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, देखो यहाँ से ये इस तरह का ग्राफ आता है। और इस करंट पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है ये वाली, ये मैक्सिमम करंट होती है I0, और ये करंट होती है IRMS, बैंडविड्थ है ना, यहाँ से यहाँ तक की। इसके गैप में हमें रेजोनेंस वो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो ये भैया रेजोनेंस कंडीशन है LCR सर्किट की, जिस कंडीशन में हम ये सारे गाने वाने रेडियो वेडियो सब सुन पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, देख पाते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। बात करते हैं इसकी कि ये जो सर्किट था रेजोनेंस कंडीशन में, इसकी अब जो रेडियो में गाना, इसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, क्वालिटी और जो फ्रीक्वेंसी है, हमें कैसे पता चलता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये चैनल है। जब हम रोटेट करते हैं उसे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग चैनल होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही बार रोटेट करके एकदम से दूसरा चैनल लग जाए, है ना। तो वो सारा खेल है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का। जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी बढ़िया साउंड होगी। क्या होगा? जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी बढ़िया साउंड होगी। तो बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। चलो बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। तो देखो बैंडविड्थ क्या होती है? वो गैप जिसके अंतर्गत हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव होगी और उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी, जिससे हमें साउंड अच्छी सुनाई देगी, है नहीं, एम्पलीफाई हो जाएगी अच्छी खासी। तो देखो कुछ इस तरह से होता है सिस्टम सारा का सारा। ये होता है यहाँ, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास करंट है। अब एक हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ये ठीक है। अब इसके जो RMS वैल्यू है यहाँ, ये इसके RMS वैल्यू आई RMS। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है F1 और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है F2, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप जो है ये बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है पीक करंट पे, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है FR। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। किस पे मिला? ये पीक करंट I0 पे मिला। अब एक बात बताओ, हमें ये फ्रीक्वेंसी अचीव करनी है और हम यहाँ पे है, तो ये है रेडियो का नॉब, ये है रेडियो। अब जो हम इसे रोटेट करते हैं, तो जैसे हमने इसे रोटेट करके यहाँ पहुँचाया तो हम इस फ्रीक्वेंसी से यहाँ आ गए, और हमने रोटेट किया तो इस फ्रीक्वेंसी से यहाँ आ गए, और रोटेट किया तो इस फ्रीक्वेंसी से यहाँ आ गए, और रोटेट किया तो फ्रीक्वेंसी से यहाँ आ गए। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक अब इस फ्रीक्वेंसी में हमें चैनल अच्छे से सुनाई देगा। इस बीच में कुछ नहीं सुनाई देने वाला, क्योंकि अगर सुनाई दिया तो ये बहुत पास का गैप हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर सकती है। तो ओवरलैप या सुपर इम्पोज करने की वजह से क्रैश हो जाएगा। दो गाने एक साथ चलेंगे अलग अलग चैनल के, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलो भी बढ़िया बात है। अब हम फिर से रोटेट करेंगे यहाँ, तो फिर यहाँ पहुँचा, रोटेट करेंगे तो यहाँ, ऐसे करके अगला चैनल आने लगेगा। तो इस चैनल पे ये जिस चैनल पे ये फ्रीक्वेंसी अचीव होगी, उस चैनल की साउंड क्रिस्टल क्लियर होगी।
ठीक। अब ये जो गैप है इन दोनों के बीच का इतना ज़्यादा है कि रोटर को पूरा रोटेट करना पड़ रहा है ना। यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तब जाके यहाँ पहुँचे हम, तो मतलब ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा कुछ यार। लेकिन हमें तो इतना टाइम है ही नहीं, हमें तो हल्का सा रोटेट कर एकदम गाना सुनाई देना चाहिए, एकदम कोई ना कोई चैनल पकड़ लेना चाहिए। तो मतलब इस वाले गैप को कम करना पड़ेगा। अगर हम इस बैंडविड्थ को कम कर दे तो ये चैनल एकदम से अचीव हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, और एकदम से अचीव हो जाएगा तो हमें एकदम से क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनाई देने लगेगी। तो हमने क्या काम किया, इसे स्टीपर किया और थोड़ा सा, है ना। तो कैसे स्टीप करते, देखो यहाँ से ये ठीक है। अब इसके आरएमएस करंट यहाँ से हो गई, इसकी आई आरएमएस करंट हो गई, ये कह दो से आई डैश आरएमएस। अब इस पे जो बैंडविड्थ मिली, देखो फ्रीक्वेंसी ये मिली, ये आ गई यहाँ पे कितनी एफ डैश, और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास एफ डबल डैश। तो देखो अब ये गैप घटा है बड़ा यहाँ से यहाँ तक का। अब चैनल को, अब रोटर को यहाँ से यहाँ तक ही घुमाना पड़ेगा, बस यहाँ से यहाँ तक, बस एकदम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, ये तो और करो, और करते हैं, चलो जू ये। अब ये हुआ, अब यहाँ से देखो गैप, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से आया, और ये कितना है, ये आरएमएस वैल्यू है इसकी, आई आरएमएस। ठीक है, चलो भाई अब ये गैप आया तो कहूँगा सर बिल्कुल सीधी लाइन, सीधी लाइन नहीं कर सकते, गैप इतना भी कम नहीं रख सकते कि दो चैनल की फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर जाए वरना को सुनाई नहीं देगा। तो एक पर्टिकुलर गैप होता है आरएमएस के बीच में, और यही पर्टिकुलर गैप क्या कहलाता है, बैंड विड्थ। क्या कहलाएगा ये, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ जितनी मिनिमम रखेंगे उतना बढ़िया है हमारे लिए। तो कौन सा क्वालिटी फैक्टर बढ़िया है, ये वाला क्वालिटी ग्राफ सबसे मस्त हुआ। तो अगर हम बैंड विड्थ की बात करें तो बैंड विड्थ हो जाएगा, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू से बैंड विड्थ को, तो डेल्टा ओमेगा हो जाएगा क्या, देखो क्या कह सकते हैं, F2 माइनस F1 कह लो, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस, या क्या कह लो FR माइनस F1, इसका क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, दुगना, तो टोटल आ जाएगा। ये तो हो गई बैंडविड्थ। तो कोई बात समझ में आई, ठीक है, अच्छे से समझ में आया, बढ़िया क्वालिटी। सिग्नल आते हैं ना जियो के आइडिया के, कैसे आते हैं वैसे ही आते हैं, तो वेलसीआर सर्किट के वजह से, और क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है, जितना हाई क्वालिटी फैक्टर उतना बढ़िया सब। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखो क्वालिटी फैक्टर है क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस, क्या करेंगे, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा क्यू फैक्टर का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। जो किसी इंडक्टर के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज हैं और रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज है, उन दोनों का रेशियो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। इन दोनों में तो कोई एक वोल्टेज लेना, चाहे तो VL ले लो चाहे VC ले लो, हम ले लिया VL। तो देखो VL से फॉर्मूला निकालते हैं, VL अपॉन VR। VL क्या होता है, आई एक्सएल अपॉन आई आर, आई जाएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल से, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लो चाहे पीछे फुल, आर एल से एल कटेगा रूट एल बार, तो आया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, याद रखना। चाहे तुम सी ले लो VC अपॉन VR, तो भी ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्वालिटी फैक्टर 1 अपॉन आर एल अपॉन सी, ठीक है। एल बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, सी घटाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, आर घटाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। तो एल शुड बी हाई, आर एंड सी शुड बी मिनिमम, है ना, फॉर ए हाई क्वालिटी फैक्टर। तो ये क्वालिटी फैक्टर में मिल जाएगा जिससे हमें क्वालिटी की साउंड आती है, ठीक है। जितना क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उतनी हाई क्वालिटी की साउंड हमें सुनाई देगी किसी भी रेडियो में, टेलीविजन में, या टेलीफोन में, या सेल फोन में। तो ये बातें थी हमारी सारी की सारी किसकी, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, और आगे चीज़ें बातें हमने पढ़ी। बात करते हैं पावर की, पावर कंजम्पशन इन अल्टरनेटिंग करंट, है ना, पावर कितनी कंज्यूम होती है। तो देखो दो टाइप की पावर, एक तो आरएमएस पावर और एक एवरेज पावर। एक तो इंस्टेंटेनियस पावर, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर, और एक कौन सी पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है और एवरेज पावर क्या होती है, एक्चुअली हम सर्किट में एवरेज पावर ही निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर तो जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हम एवरेज पावर निकालते हैं। जो हमारे घरों में लाइट आती है, जो पावर आती है, इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज पावर होती है P = V × I cos ∅। V क्या है, वोल्टेज RMS वाले, I क्या है, करंट RMS वाले, और cos ∅ क्या है, पावर फैक्टर। और cos ∅ के वैल्यू पर डिपेंड करेगी सारे सर्किट की पावर। अगर cos ∅ हम पे निकालना है तो हम आराम से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पावर डिसिपेशन। तो देखो पावर डिसिपेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पावर डिसिपेशन इन AC, तो वो होती है नंबर फर्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो देखो क्या होगी इंस्टेंटेनियस पावर, P = V × I। V क्या होगा,
वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आई क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जनरल इक्वेशन तो यही होती है, लगा दिया। तो P यहाँ से मिलेगा हमें, पता क्या, P यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भला, वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस 5, ये मिलेगा यहाँ से। ये अंडर रूट 2 नहीं, केवल 2। ये किसकी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज पावर वो फॉर्मूला होता है P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आया है, एवरेज पावर का। अब यहाँ वी आर एम एस आई आर एम एस तो बात समझ में आ रही है। कॉस 5 क्या है, कॉस 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लो ज़रा। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है फेस डायग्राम से। फेस देखो किस किस के बीच का एंगल है, वी और आई के बीच का, वी आर एम एस और आई आर एम एस के बीच का। तो पावर फैक्टर का ही मेन रोल है। अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सब कुछ कर लोगे। तो लिखेंगे फॉर प्योर रजिस्टर, फॉर प्योर रजिस्टर, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी पावर फैक्टर की। प्योर रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर कॉस 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, एज ए फॉर प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के केस में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है cos 5 वो होती है π/2। ठीक है, 1 कह दो इसे, नहीं यहाँ होगी 1 और यहाँ होगी 0। फॉर प्योर कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में भी क्या होती है, cos 5 = 0 ही होती है ना। अब मतलब इसका मतलब है कि प्योर रजिस्टर के केस में पावर कंज्यूम होती है, ना तो इंडक्टर कंज्यूम करता है ना कैपेसिटर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। लिखेंगे फॉर RL सर्किट, RL सर्किट, RL सर्किट के लिए cos 5 जो होगा वो होगा R/Z। इस सर्किट की इम्पीडेंस वो होती है R/√R² + XL²। RL सर्किट की है ना। और लिखेंगे फॉर RC सर्किट, RC सर्किट के लिए cos 5 होगा R/Z, जैसे लिख सकते हैं R/√R² + XC²। ऐसे लास्ट बची ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 LCR सर्किट, LCR सर्किट। LCR सर्किट के लिए cos 5 जो होगा वो होगा R/Z, उसे हम लिख सकते हैं R/√R² + XL - XC²। तो ये पावर फैक्टर है अलग अलग केसेस के लिए। मान लो RC सर्किट दे रखा है तो RC सर्किट के लिए फॉर्मूला तो ये लगाओगे, लेकिन cos 5 की जगह R/√R² + XL² लगा दोगे, वो XC² लगा दोगे। तो डिफरेंट सर्किट के लिए डिफरेंट पावर फैक्टर होते हैं और वहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। था ना कितना ईजी। ये था चैप्टर का सार सारा। अब इस चैप्टर के एप्लीकेशन की बात करते हैं। इस चैप्टर को अप्लाई कहाँ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में। किस में अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में। तो देखो ट्रांसफॉर्मर समझते हैं अच्छे से। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ होती है,